Hello students, welcome to Learn Karo live classes. This is your educator Vaishali Kamra. Today we are going to start our third topic for life processes, which is respiration in organisms. So before starting the class, I would like to give my brief introduction. I have done my BSc in Life Sciences and my MSc in Botany. And you can also download our Android application, which is easily available on Google Play Store. By the name of Learn Karo your online classes, you can get all video lecture, our quiz link, notes PDF and class notification there. आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, वो है हमारा रेस्पिरेशन. हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था डाइजेशन लास्ट लेक्चर में. आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा. तो डाइजेशन में क्या था, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था, तो उससे एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा था ग्लूकोज. एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा था, ग्लूकोज. अब उसी ग्लूकोज को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं वो हम रेस्पिरेशन में देखेंगे. यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है आपके पास रेस्पिरेशन की. ये हमारा ग्लूकोज है C6H12O6. क्या है ये हमारा ग्लूकोज. ग्लूकोज जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल ही वाटर के और एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है. एटीपी जनरेट कर रहा है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा रेस्पिरेशन का. एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी की करेंसी है. करेंसी मतलब हम बात करते हैं रुपी हमारा मनी की करेंसी है. उसी तरह से एनर्जी जिस फॉर्म में यूटिलाइज होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी की करेंसी हो जाएगी. तो एटीपी अगर हम सिंपल सी बात करेंगे, एटीपी क्या है हमारे पास, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और वो क्या है, करेंसी ऑफ एनर्जी. हम सिंपल सी बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में. अ कॉमन फ्यूल मॉलिक्यूल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज. मतलब कि ग्लूकोज हमारे पास सबसे पहले कोर मॉलिक्यूल है जो रेस्पिरेशन में यूज होगा. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मेनली एटीपी प्रोड्यूस करेगा. एटीपी हमें चाहिए होता है बॉडी के सर्वाइवल के लिए. अगर एनर्जी नहीं होगा तो हमारी बॉडी कोई मेंटेनेंस प्रोसेस नहीं कर सकती, कुछ भी काम नहीं कर. तो सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा. न्यूट्रिशन हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है. उसी ग्लूकोज से हम रेस्पिरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है. हमने देखा कि ग्लूकोज को हम यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है. अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज किस तरह से ब्रेकडाउन हो करके हमारा क्या जनरेट कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. तीनों फॉर्म में ही, 3 पाथ में है टोटल, तीनों फॉर्म में ही मेन हमारे पास इवेंट क्या होगा, जनरेशन ऑफ एनर्जी. मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है हमारे पास. पर ग्लूकोज सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं तो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो वो तीनों प्रोसेस में होगा. मतलब कि चाहे हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, चाहे ऑक्सीजन कम हो, चाहे ऑक्सीजन ना हो, एनारोबिक, एरोबिक और लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीनों में ही सबसे पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लूकोज से हमारा क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है. क्या बन रहा है, पायरुवेट प्लस एनर्जी. अब ये पायरुवेट फाइनली हमारे पास 3 चीजों में कन्वर्ट हो रहा है, और उन्हीं 3 पाथवेज को हमें पढ़ना है. क्या क्या पाथवेज है हमारे पास वो अवेलेबल. एक है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हमने देखा ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ. ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ. कहाँ पे कन्वर्ट हुआ, सेल के साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हुआ. पर अगर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, सेल के साइटोप्लाज्म में वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ. माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. एनर्जी किस फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है हमारा एटीपी की फॉर्म में. एनर्जी किस फॉर्म में, हमारा एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया. एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि हमें ऑक्सीजन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी. ऑक्सीजन की हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी. अब हम बात कर रहे हैं सेकंड में हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और एनर्जी जनरेट हो रही है.
लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड कुछ मसल सेल्स में प्रोड्यूस होता है जब ऑक्सीजन हमारे पास कम होता है। हम एक्सरसाइज करते हैं, कभी बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो क्या होता है हमारी मसल्स में उतना ऑक्सीजन नहीं होता जितना उन मसल्स को एनर्जी जनरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो उस स्टेट में क्या करता है हमारी मसल सेल्स, क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो हमारी बॉडी उसी टाइम इंस्टेंटली या इमीडिएटली उसको यूटिलाइज कर ले। फिर थर्ड है हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि क्या हो जाएगा ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी वही एटीपी की फॉर्म में बनेगी। हमने ये तो देखा कि तीनों फॉर्म में एनर्जी बन रही है एटीपी की फॉर्म में, पर कितनी एनर्जी बन रही है ये भी हमारे लिए जरूरी है जानना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी हमारे पास एनर्जी जनरेट हो रही है, एनारोबिक में कितनी जनरेट हो रही है, या फिर जब हमारे पास ऑक्सीजन कम है हमारी मसल सेल्स में कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है। हमने बात किया एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा किस में होता है, हमारा यीस्ट में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, हमारा यीस्ट में होता है। और मसल सेल्स में हमारा जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे पास कम है, तो वो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी जनरेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीजें, हमने एरोबिक और एनारोबिक के बारे में अभी पढ़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन जब होगा, ऑक्सीजन जब नहीं होगा। उस बेसिस पे हमें दो तरह के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। एक है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों का डिफरेंस हमें इसमें हमें पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का डिफरेंस। ये कभी कभी 3 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है। अब तो आप यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स कि कौन कौन से पॉइंट है उन दोनों में सिमिलैरिटी के, कौन कौन से पॉइंट है उन दोनों में डिफरेंसेस के। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा पॉइंट हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, नीड्स ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास ये हो जाएगा, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ पर होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेकंड डिफरेंस हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, से 2 ATP, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास काफी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये यीस्ट में होता है और ये हमारा प्लांट और एनिमल सेल्स में होता है। ये क्या है, हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस होता है, और एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलैरिटी की बात अगर हम करें तो सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों के बीच में, बोथ यूज ग्लाइकोलिसिस, मतलब कि दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस होता है, मतलब पायरुवेट में सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता ही होता है। बोथ आर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, बोथ क्रिएट एनर्जी एंड एटीपी, तो दोनों ही रेस्पिरेशन के टाइप है, ये भी सिमिलैरिटी हो जाएगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कि अगर हम बात करें कि ये भी रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी रेस्पिरेशन की टर्म में आता है और एरोबिक रेस्पिरेशन भी रेस्पिरेशन के ही टर्म्स में आता है, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस हमने बता दिया है। और सिमिलैरिटी क्या होगा कि दोनों एनर्जी जनरेट करते हैं, दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होता है। थर्ड हमारा, अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली बहुत एक सिंपल सा डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है कि क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमारा नोज है, नोज क्या बनाएगा, हमारा नेजल कैविटी बनाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेजल कैविटी होगा, उस नेजल कैविटी में सबसे पहले एयर एंटर करेगी, फिर उसके बाद हमारा नेजोफेरिंक्स होगा, लेरिंक्स होगा, ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया के बाद वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारा ब्रोंकी में ब्रेक डाउन होगा, ब्रोंकी क्या होगा, ब्रोंकियोल्स में ब्रेक डाउन होगा, ब्रोंकियोल्स क्या होगा, फाइनली हमारा एल्वियोलाई में ब्रेक डाउन होगा। ब्रोंकियोल्स क्या होगा, फाइनली हमारा एल्वियोलाई में ब्रेक डाउन होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं ब्रोंकी की ब्रांचेस हैं ये, फिर उसके बाद फाइनली जो हमारा ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं वो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, और लास्ट में हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट होगा। एल्वियोलाई क्या होता है, हमारे पास बलून लाइक एल्वियोलाई का बहुत ही
आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये एकदम। इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, कैपिलरीज होंगी हमारी, बलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो उसमें पल्मोनरी आर्टरी होगी, वीन्स होगी। अब ये आर्टरी और वीन क्यों प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ऑक्सीजन हमारी नेजल कैविटी से फेरिंग्स में आई, लैरिंग्स में आई, ट्रैकिया में आई, ब्रोंकी में आई, ब्रोंकियोल्स में आई, फिर फाइनली एल्वियोलाई में आई। मतलब एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए, तो उस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। हमने पहले भी पढ़ा था, डाइजेशन में भी पढ़ा था कि एक्सचेंज जो है वो किसके थ्रू होता है, सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जो हमने उसमें विलाई में पढ़ा था, यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी होगी, एल्वियोलाई की होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। आइए हम थोड़ा सा पाथवे पढ़ते हैं। वैसे मैंने आपको पाथवे भी बता दिया है लास्ट स्लाइड में, पर एक बार फिर से हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन वे में पढ़ते हैं। एयर को हमने ब्रीद इन किया, एयर ट्रेवल कहाँ करेगा, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स में। उसके बाद एयर कहाँ जाएगा, हमारा प्राइमरी फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद एयर जाएगा हमारा ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद लेफ्ट और राइट ब्रोंकी में जाएगा, ब्रोंकी के बाद हमारा ब्रोंकियोल्स में जाता है, और फाइनली एल्वियोलाई में जाएगा। एल्वियोलाई में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन का फ्रॉम द एयर और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज जो वहां पे प्रेजेंट होगी, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके आएगा वो डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई में चला जाएगा। वो एल्वियोलाई वापस से उसी पाथवे से नोज के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। तो हमारे पास दो प्रोसेस है बेसिकली, पैसेज एक ही होगा, प्रोसेस दो है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। हमने देखा एल्वियोलाई में मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, उनका एक्सचेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो हम देखेंगे एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, ये हम देख रहे हैं एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेल थिक होगी, 1 सेल थिक होगी, मतलब कि बहुत ही पतली और बहुत ही फाइन मेम्ब्रेन है कि इसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज पॉसिबल है। अगर ये बहुत ही, तो ऑब्वियसली बात है डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट नहीं होता इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, ये हमारी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है। एल्वियोलाई के बाहर आप देख सक रहे हैं कि कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये देख रहे हैं ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ब्लड कैपिलरीज में ये हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आरबीसीज की। आरबीसी में क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा। ऑक्सीजन बाइंड क्यों करेगा, ताकि वही आरबीसी उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक लेकर के जाए। लंग्स में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, वीनस ब्लड एंटर पल्मोनरी कैपिलरीज। ब्लड जो है हमारा पल्मोनरी कैपिलरीज में एंटर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। ब्लड जो आ रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ऑब्वियसली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है अगर ब्लड में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा। एयर जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एल्वियोलाई में आएगा। ये हमारे पास एक्सचेंज है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हमारा ब्लड में आएगा। O2 diffuses from alveoli to blood down its pressure gradient. CO2 diffuses from blood to alveoli down its pressure gradient. यही इसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि CO2 जो है वो ब्लड से डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई में जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर के ब्लड में आएगा। अब हमने ये तो बात किया कि ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, ब्लड में ऑक्सीजन कैरी कैसे होता है, मतलब ब्लड कैसे ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा। हमारे पास अगर हम देखें कि ब्लड की एक सेल से दूसरी सेल तक ऑक्सीजन डिफ्यूज होके जा रहा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन के थ्रू एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट।
और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करेगा। ये ट्रांसफर क्या करेगा, ये क्या ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ट्रांसफर करेगा। कहाँ पर करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक करेगा। जहां जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहां वहां वो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ये हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया। रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन ही पिगमेंट का मतलब होता है कलर, कलर जिस चीज में होता है, तो वो रेड कलर किस में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। तो हमारे ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है एल्वियोलाई से, वो कहाँ पे बाइंड हो गया, हमारे वो मॉलिक्यूल कहाँ बाइंड हो गए, हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन में बाइंड हो गए। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, 4 मॉलिक्यूल बाइंड होंगे। कितने मॉलिक्यूल बाइंड होंगे एक साथ, 4 मॉलिक्यूल बाइंड होंगे। ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, इसीलिए फटाफट से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो आसानी से रिलीज। जहां पर अब एक बात कर रहे हैं हम, मानो किसी भी बॉडी ऑर्गन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑक्सीजन क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को वहां पे रिलीज कर देगा जिस टिश्यू में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारे पास बाउंडेड ऑक्सीजन है, ये हमारे पास बाउंडेड ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे रिलीज हो गए हैं, यहाँ पर भी हमारे बाउंडेड नहीं थे। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। थैंक यू सो मच।